नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल तेज है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को चुनाव हुए और इसे देखते हुए आज कई कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को कार्यालय विशेष कर्मचारी नगर भेजा गया, जहां सभी ने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग लिया और इस मॉड्यूल में भीड़ को संभालने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डीसीपी उत्तर कार्यालय परिसर के 90% पुलिस अधिकारियों ने ही भाग लिया। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में जनता के बीच चुनावी वादों को दिखा करके वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम चुनाव में वार्ड में सफाई व्यवस्था का होता है। वहीं दिल्ली में कूड़े पर राजनीति तेज है। ऐसे में हमने पूर्व दिल्ली के कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 194 घड़ौली का जायजा लिया और जनता की मूलभूत सुविधाओं को जानने की कोशिश की। आम आदमी की प्रत्याशी प्रियंका गौतम जब जनता के बीच वोट मांगने पहुंची तो जनता ने पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी से जुगनू चौधरी से खासी नाराजगी जताई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो पर आप प्रत्याशी प्रियंका गौतम ने कहा कि वीडियो में किसी भी तरह का बहिष्कार नहीं किया गया। हमारा मुद्दा साफ सफाई का है, कूड़े का पहाड़ को खत्म करना है। मात्र आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कूड़े के पहाड़ को लेकर, इस गंदगी को, अंबार को लेकर सबसे ज्यादा आवाज और इकलौती आवाज आम आदमी पार्टी ने ही उठाई है कि कूड़े का पहाड़ हटाओ, इसको हटना चाहिए, इसको साफ होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। इसके अलावा इस देश की किसी पार्टी ने इस कूड़े के पहाड़ की आवाज नहीं उठाई और पिछले 8 सालों से हम इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। प्लान तो अरविंद केजरीवाल जी ने डिसाइड किया है, क्योंकि ये जो कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात कही है ये उसी तरीके से है जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली को 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आज मिल रही है ना, तो उनका प्लान एक्शन क्या है ये उनको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। हमें तो उन्होंने अपनी इन गारंटियों के साथ जनता के बीच में भेजा है कि जनता से जाके कह देना, जिस प्रकार से जनता के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बिजली फ्री दिलाई है, पानी फ्री दिलाई है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दिलाई है, अच्छे स्कूल अस्पताल किए हैं, उसी तरीके से सबसे पहली गारंटी ये देता है दिल्ली का बेटा कि इन कूड़े को पहाड़ों को हटाएगा। मात्र आम आदमी मैं बताया ना आपको, इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई भाई वाले को ले आया, दिखा दिया काम, सफाई कराते, बाकी उसके बाद कुछ नहीं देखने ना। आप हालत इनकी देखे, आप खुद देख रहे हैं और अंदर जाके गलियों में देखिए जाके हालत क्या है। आपके पार्षद का क्या नाम है? जो आपका पार्षद था यहाँ पर, नेता को क्या नाम? संजय चौधरी। आज कौन सी पार्टी से थे? आम आदमी पार्टी में फिलहाल। अब आम आदमी दल बदलते हैं, रहते हैं ना, जहाँ देखा पल्ला भारी वहाँ पहुँच जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस को देंगे, हम पुराने कांग्रेसी हैं। अब मुल्ला कॉलोनी बसाने वाले कांग्रेस है, कांग्रेस को नहीं भूलेंगे। हमारी कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ। आम आदमी का विधायक है कुलदीप कुमार, और केजरीवाल ने जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे खड़े होके इन लोगों से ये कहा था कि मैं खत्ता हटाने का काम करूँगा, और यहाँ पे कहा था कि मुझे वोट भी दो और सपोर्ट भी करो और पैसा भी दो। 4,500 के करीब उन्होंने चंदा करके दिया था। हम लोगों ने 4,500 रुपये लेके गए थे, लेकिन आज तक अगर आए हैं तो फेज 3 में आए हैं और खत्ते के अपने इलेक्शन बनाने के लिए आए हैं। ना तो इस खत्ते में काम हुआ आज तक, कि ना हटा, और बढ़ गया 30-40 फुट ऊपर को बढ़ गया, घटा नहीं। 30,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए एक रैन बसेरा दिया था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया, लॉक कर दिया उन्होंने। पुराना पार्षद खुश है उससे? नहीं। कितनी बारी मिले उससे? कहाँ मिले? आवे तो मिले। कोई शिकायत की उनसे? हैं? कोई शिकायत की? सफाई की शिकायत तो यही है, उनसे शिकायत करे तो ये हटवाओ, ये सफाई करो, बस हाँ करा देंगे। कि फिर उन्हें जिताना है आपको? किसे? जो पुराने पार्षद है। नहीं, उनका बाइकाट करना है। उनका बाइकाट करना। उनका बाइकाट करना है। आपको ग्राउंड जीरो पे आपको देख रहे हैं कि कितना काम किया है। रही बात सर, एमसीडी 15 सालों से अभी तक है, बीजेपी जो है एमसीडी में 15 सालों से है, लेकिन इन 15 सालों में उसने कुछ नहीं किया, ये सारी जनता जानती है। तो इस बार जो है जनता का मन बदल चुका है कि एमसीडी से बीजेपी को सबसे पहले हटाना है। यहाँ गाजीपुर का खत्ता है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ तक कि इस बार जो है हमारे केजरीवाल साहब ने भी अपने 10 मैनिफेस्टो में इसका भी जिक्र किया है कि हम जो जितने भी खत्ते हैं दिल्ली के अंदर वो खत्म कर देंगे। ये कॉलोनी है इस तरीके की थी, आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे। ये जो हम खड़े हैं सिर्फ राजीव वर्मा की देन है, कांग्रेस पार्टी का रह चुका वो।
अब की बार उसको टिकट नहीं मिली, तो आज मार्शल लिया न्यू कोंडली से निर्दलीय का 18 बंदों का सफाई कर्मचारियों का स्टाफ लगाया उसने यहाँ पे। आज से पहले ना स्टाफ था यहाँ, और संजय चौधरी तो अब मुड़ के देखते ही नहीं इधर, तो सफाई क्या कराएंगे वो। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के दिल्ली के पहाड़गंज वार्ड नंबर 82 में मनीष चड्ढा के समर्थन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जगह जगह फूल बरसा करके स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी मनीष चड्ढा ने कहा कि वार्ड नंबर 82 से जनता का समर्थन मिल रहा है। हम पहाड़गंज की जनता का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि सामने वालों की तरह जमानत जब्त हो रही है। और राजधानी दिल्ली से राजनीतिक पार्टियों की तस्वीर जनता के बीच प्रचार करती नजर आ रही हैं और जनता के बीच उम्मीदवार वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के वार्ड म्यूर विहार फेज 2 से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान मारपीट करते नजर आए, जिसकी चर्चा दिल्ली के अंदर तेजी से वायरल होने लगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, जिसमें दोनों ही पार्टी की ओर से उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सफाई देते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार ने बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार बाहर से गुंडे लेकर के यहां आते हैं और जिस दौरान ये मारपीट की गई उनके साथ उनके बाउंसरों ने मिलकर के मेरे बेटे के साथ मारपीट की और मेरे ऊपर भी हमला किया। बता दें कि दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पापा को छोड़ने गया था वहाँ पे, मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे डिबेट चल रहा है, तो मैंने देखा विपिन बिहारी जी ने वो बाउंसर वहाँ पे थे। जब पापा मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे तो वहाँ से विपिन बिहारी जी का बेटा और उनके साथ के मतलब उनके गले में बीजेपी का पटका था, तो वो पीछे से कमेंट कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, जब वो बोल रहे हैं, जब हम नहीं कुछ बोल रहे तो तुम क्यों बोल रहे हो, जब हम लोकल होके कुछ नहीं बोल रहे, तुम बाहर से कैंडिडेट हो फिर भी तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हारी गलती है, चुप रहो। तो बोलता हाँ जा। फिर वो फ़ोन करने लग गया। तो जैसे ही न्यूज़ चैनल मतलब वो डिबेट बंद हुआ उसके बाद सामने से मतलब वो भीड़ लेके आया और उसने बोला कि मतलब पीछे से आवाज़ कहा कर रहे थे कि इसको मारो, ये मेन है। तो उन्होंने आके मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसी टाइम उन्होंने मतलब लात घूंसे चलाने चालू कर दिए। पीछे से मैंने अपना बचाव किया तो पीछे से मेरे सर में कुछ लगा। मैं पापा को एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज हुई है, एफआईआर हमारे लोगों पे भी दर्ज हुई है। एफआईआर में उन्होंने एक सेक्शन ये जरूर लगवाया कि मेरी चैन लूट ली। चैन या अंगूठी वो तो मेरी भी गिर गई, लेकिन वो चैन लूटी है या गिरी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस ने उसको एक सेक्शन को जरूर जोड़ा है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे प्रेशर बहुत है, सरकार का प्रेशर है, बीजेपी का प्रेशर है। लेकिन मेरे बेटा आपके सामने बैठा है, आपके चैनल के सामने है, इसके सर में 8 टाँके हैं। मुझे किसी बीजेपी की पार्टी में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी छोड़ दी तो वो छोड़ दी, लेकिन मैं अगर विपिन बिहारी के बेटे को मैं मारता, मैं उसे छुड़ा रहा हूं तो मेरी गलती है। लेकिन विपिन बिहारी बहुत बड़ा नाटकबाज है, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट। एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज हुई है। प्रत्याशी देवेंद्र कुमार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे और उनके गुंडों द्वारा हमला किया गया हमारे बच्चे के ऊपर चिन्हित करके। डिबेट हुई, डिबेट में अपनी अपनी बात, कांग्रेस के उम्मीदवार भी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मैं भी, सभी डिबेट में अपनी अपनी बात रखे। डिबेट खत्म होने के बाद जब वहाँ से चले, पूरी प्लानिंग से उन लोगों ने आए थे। उन्होंने बीच में से हमारे बच्चे को खींच करके, जो एक बालक है, पढ़ने वाला बालक है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो उस दिन छुट्टी, शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, उसने आ गया ऐसे देखने के लिए और मीडिया था वहाँ पर, वो लोगों के साथ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसको खींच करके और उन्हें इस बुरी तरह से पीटा। आप लोग देखे होंगे, एक पिता का धर्म निभाते हुए मैं अपने बच्चे को किस तरह से बचा रहा हूँ। हमारे पास ही 50 कार्यकर्ता थे, मैं भी वैसा उनके जैसा होता तो मैं भी मारपीट कराता, लेकिन मैंने किसी एक के ऊपर एक थप्पड़। उत्तराखंड को साल 2025 तक देश के श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल करने को लेकर मसूरी में चिंतन
शिविर का आयोजन हुआ, जिसे लेकर हमने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। उत्तराखंड में चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, सीएम धामी ने भी कहा है कि अधिकारी जो है वो फाइलों में ना फंसे, तेरी मेरी के चक्कर में ना फंसे। किस तरीके से देखते हैं इस चिंतन शिविर को? चिंतन शिविर उस पृष्ठभूमि में है जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि विकल्प रहित संकल्प है हमारा, अर्थात कोई भी और विकल्प नहीं है। 2025 में जब उत्तराखंड युवा राज्य होगा 25 वर्ष का, तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा, और ये दशक उत्तराखंड का है। इसको धरातल पर उतारने के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता है। उसके लिए समस्त अधिकारियों का एक चिंतन वर्ग मसूरी में हो रहा है, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि फाइलों को अब अटकाना, लटकाना, भटकाना ये नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी न डाल करके प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसके पास जो फाइल आती है उसके स्तर पर उसका ठीक से निराकरण हो और विकास को गति मिले। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आई है, आपको लगता है कि एक समन्वय सरकार और संगठन के बीच बनना चाहिए? इसको लेकर भी चर्चा होगी? नहीं, सरकार और संगठन, सरकार और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, सब में पूर्ण समन्वय है। कहीं ना कहीं कोई कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, वो दूर हो जाती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि समन्वय नहीं है। समन्वय पूर्ण है और सरकार सबके सहयोग से चल रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से सब चीज़ों को किया गया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, 45 के लगभग लोग परीक्षा वाले मामले में जेल में डाले गए हैं, और भी जितने मामले आए हैं सब में तुरंत कार्रवाई होकर के IAS स्तर तक के लोगों को जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार से विकास को गति देने वाली ये सरकार है, और इस चिंतन शिविर में से भी विकास का ही मॉडल निकलेगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा, हरीश रावत जी भी यात्रा निकालने जा रहे हैं, लोकसभा के भी चुनाव अब आने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं उनके इस यात्रा को? हरीश रावत जी को चूंकि कांग्रेस में कहीं कोई मान नहीं रहा है, और उनके भी मन में असमंजस रहता है। कभी वो सोचते हैं कि मैं उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली में राजनीति करूं, कभी सोचते हैं दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड में करूं। तो अस्थिरता है, उनके चिंतन में भी अस्थिरता है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, जब देहरादून में उनका कूच था तो उसमें वो शामिल क्यों नहीं हुए? अलग से वो निकाल रहे हैं, तो अलग से कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन राजनीति को कुछ प्रभावित करेंगे ऐसा लगता नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हरीश रावत जी के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी अस्थिरता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे। ब्रिजेश हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला क्षेत्र में अवैध शराब से भरा ऑटो को पकड़ा गया है। एसडीएम की टीम ने ऑटो को पकड़कर नरेला थाना पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में अवैध शराब की सप्लाई और वितरण जैसी घटनाएं अभी से आनी शुरू हो गई हैं। नरेला क्षेत्र हरियाणा से सटा हुआ है, और यहां से अक्सर संभावना रहती है कि शराब तस्कर हरियाणा में बनने वाली सस्ती शराब को दिल्ली में लेकर के आते हैं। शक के आधार पर चेकिंग की गई और शराब को पकड़ा गया। इस वक्त हमारे साथ नरेला एसडीएम जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं पूरी जानकारी क्या। सर, क्या पूरा ये मामला है? एक्चुअली जो हमारी जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग सर्विलेंस टीम है, टोटल 6 लोग हैं, 6 पार्टीज़ हैं। वो दिन रात गश्त करते हैं पूरे एरिया में, नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि एमसीसी कोड का वायलेशन न हो। तो कल ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें इलिसिट लिक्वर पकड़ाया गया, वो एमसीसी कोड का वायलेशन था। तो सिर्फ एक टेम्पो इसमें इलिसिट लिक्वर ले जाया गया था, तो हमारी टीम ने उसको पकड़ा, और फिर पुलिस और एक्साइज टीम की वजह से उसकी पूरी जांच की गई, और ये बताया गया कि उस इलिसिट लिक्वर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। तो एमसीसी कोड के वायलेशन के अंतर्गत उसको बुक किया गया और थाने में जमा कर दिया गया, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ज़्यादा ना हो। और टोटल 107 बॉक्सेज ऑफ इलिसिट लिक्वर थे, और आगे भी हमारी टीम पूरी इसकी पूरी गश्त पे लगी रहेगी, ताकि इस तरह के इंसिडेंट रिपीट ना हो, और जो भी होगा हम उसको उसमें। सर, क्या लगता था इस शराब का उपयोग जो है वो चुनाव के दौरान होना है, इस तरीके की भी कुछ बात आई?
नहीं, अभी तक तो ये पहला इंसिडेंट था, तो इसके पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हम संदेह के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि ताकि इस तरह की चीज़ें बार बार ना हो और ताकि इस तरह का लिक्वर का यूज़ इलेक्शन में करके वोटर को लुभाया ना जाए, इसलिए हम ये करते हैं। तो अभी कितनी टीमें आपकी तरफ से गठित की गई है कि इस तरीके से आगे आने वाले समय में भी, क्यों जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस तरीके की वारदात, इस तरीके के क्राइम जो है वो और भी देखने को मिलेंगे? कितनी टीमें गठित की गई हैं? टोटल 6 टीमें हैं, 3 स्टैटिक सर्वेलेंस की टीम है और 3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठे रहते हैं और उनका काम यही होता है कि वो बॉर्डर से ये देख रहे हैं कि कोई गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, लोगों की चेकिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कोई एमसीसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम दिन रात गश्त करते हैं शिफ्ट वाइज, और वो उनका ये देखना रहता है कि कहीं पर भी कोई अगर इलीगल तरीके से कोई काम हो रहा है या कोई एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, कोई वो हो रहा है, तो उसको रोका जाए और उसकी रिकॉर्डिंग की जाए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो किस तरीके से नरेला एसडीएम के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। मयूर विहार एक्सटेंशन के पास नोएडा अक्षरधाम रोड पर कार में भीषण आग लग गई। नोएडा से अक्षरधाम की तरफ गाड़ी जा रही थी, अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी धू धू करके जलने लगी। ड्राइवर गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाने में सफल हुआ है।